वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सीजी बोर्ड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि पहला चैप्टर है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th सीजी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो पार्टनरशिप है उससे कुल टोटल बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पार्टनरशिप के कुल टोटल 6 चैप्टर होते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे गुडविल पढ़ेंगे, कैलकुलेशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कोई बंदा आ रहा है, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है या फिर पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा रहा है, तो किस तरीके से कैसे अकाउंट बनाया जाता है, ये सारी चीजों को हम एक एक चैप्टर में सीखेंगे। आज का जो चैप्टर है ये है पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम थ्योरी पार्ट है जिसमें आप बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चालू करेंगे। और जो भी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको क्लास 12th सीजी बोर्ड के सारे आपके वीडियो मिलते रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलते रहे और बोर्ड में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि अकाउंटेंसी का है। तो सबसे पहले हम मीनिंग से चालू करेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है पार्टनरशिप मतलब कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, और जो पार्टनर है उसमें से कोई एक पूरा का पूरा बिजनेस को रन करेगा या सभी के सभी मिलकर उस बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है कैरीड बाय ऑल, मतलब कि सबके सब मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कई लोग ऐसे होते हैं बड़े लोग जिनके पास पार्टनरशिप फर्म तो बना लेते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता बिजनेस को देखने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को देखने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो वो बोलते हैं भैया मैं पैसा लगा रहा हूं लेकिन देखेगा तू। तो वही बात है यहां पर, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो सब के लिए कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को देख रहा है, बाकी पैसा 3-4 लोगों को लगा हुआ है, ये मान के चलो। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए एक्ट का मतलब होता है कानून, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये बात लिखी हुई है। बात करें मिनिमम पार्टनर की, तो मिनिमम पार्टनर होंगे 2, और मैक्सिमम पार्टनर की बात करें तो मैक्सिमम होंगे 50 से एक ज्यादा भी पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम होंगे 2 और मैक्सिमम होंगे 50। ये जो मैक्सिमम है ये पहले 100 हुआ करता था, बाद में इसको एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी रूल 2014 के तहत इसको 50 किया गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने होंगे, तो 2 मिनिमम होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे। क्लियर है। अब बात करें एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, तो भैया कौन कौन सा कंडीशन है पार्टनरशिप के लिए। तो पहला कंडीशन होता है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए पार्टनरशिप होना चाहिए। जैसे कि दो दोस्त रास्ते पे जा रहे थे, एक खराब मोबाइल उनको जमीन में पड़ा हुआ मिला, वो दोनों उठा लिए उस मोबाइल को और क्या किए, 400 रुपए में उस मोबाइल को बनवा लिए और 200 रुपए लगाए और 400 रुपए में उस मोबाइल को बनवा लिए और 1000 रुपए में बेच दिए, है ना। बनवा के जो भी बन के आया मोबाइल उसको 1000 रुपए में बेच दिया, मतलब कि प्रॉफिट यहां पर कितना हो गया, 600 रुपए, और 300 रुपए आपस में बांट लिए। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? जी नहीं, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डेली एक्टिविटी नहीं है। डे टू डे हम एक्टिविटी जो करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी, वही बिजनेस कहलाता है। अगर मान के चलिए मेरे पास एक कार है, मेरी कार है पर्सनल कार, उसको मैं एक दिन किसी को किराए पर दे दिया और उससे 2000 रुपए एक दिन का मैं अर्न कर लिया, तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? जी नहीं, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो भाई पार्टनरशिप का एसेंशियल कंडीशन क्या है? पहली बात तो भाई बिजनेस होना चाहिए, जो डेली एक्टिविटी, डेली डे टू डे आप उस चीज को कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो, उसी को बिजनेस बोलते हैं। दूसरा, ये प्रॉफिट, जो भी हम पार्टनरशिप बनाए हैं वो प्रॉफिट के लिए हो। ऐसा नहीं दो दोस्त मिल गए, 1000 रुपए इकट्ठा कर लिए और जो 1000 रुपए इकट्ठा करके वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहे हैं या फिर गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कंबल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट का जरूरी है। आप प्रॉफिट मोटिव से वो काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तीसरा होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है जैसे कि अगर 3 पार्टनर हैं, ए बी और ये सी, 3 पार्टनर हैं
और बी और सी बिजनेस में नहीं बैठते, ए पूरा का पूरा बिजनेस या फिर वो दुकान है उसको वो देखता है। ए अगर कोई ग्राहक को कोई सामान बेच रहा है या किसी से कोई डील कर रहा है, किसी कंपनी को कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो ये सभी के सभी लाइबल होंगे। ठीक है, ऐसा बी और सी बाद में नहीं बोल सकते कि ये तो ए एग्रीमेंट किया है, हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता है। अगर ए या फिर बी या फिर सी तीनों में से कोई भी अगर कुछ एग्रीमेंट कर रहा है या कुछ डील कर रहा है, इसका मतलब कि ये सारे मिलकर कर रहे हैं, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। आपसी सहमति, जो भी काम होगा वो मिलकर किए हैं, ये हम मानेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पहला तो बिजनेस होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। आगे देखिए एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो भैया एसेंशियल फीचर क्या क्या है पार्टनरशिप के? तो पहला है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। हम देखे हैं मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। तो भाई मिनिमम 2 होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। सेकंड है इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट कैसा होता है, या तो ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। ठीक है, ओरल का मतलब ये आपस में 2 दोस्त मिले और ये डिसाइड किए कि भाई चलो कपड़े की दुकान खोलना है, तू 50,000 निकाल, मैं 50,000 रुपए लगाता हूं, 1 लाख रुपए हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे बराबर बराबर। तो ये क्या हुआ, ओरल एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट होता है, और एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न मतलब कि पूरा स्टाम्प पेपर में पूरा लिखेंगे कि भैया कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ फ्यूचर में तो हम उसका निपटारा कैसे करेंगे, पूरा सारा चीज रिटर्न में लिखा रहता है। जो जो चीज बोल रहे हैं वो सारा पेपर में लिखा रहेगा, ताकि कल की डेट में कोई दिक्कत ना आए। और यही जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्लियर है? और तीसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब जो हमको सरकार अनुमति दिया है जो जो बिजनेस करने का, वैसा होना चाहिए, कोई इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो लोग मिले और आपस में डिसाइड किए कि बैंक रॉबरी करते हैं, और रॉबरी का जो भी पैसा आएगा आपस में आधा आधा बांट लेंगे, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इल्लीगल है। ठीक है, कानून की नज़र में ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद चौथा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। भाई आपस में पार्टनर्स शेयर को, प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। देखिए कभी कभार पार्टनर एंट्री करता है बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन वो बोल देता है भैया लॉस मेरा नहीं होगा, ठीक है, मैं लॉस बियर नहीं करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं रखूंगा बिल्कुल। इस वजह से यहां पर लिखा गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर लॉस भी बियर करे। समझना बात को कहानी से। देखिए ए बी 2 पार्टनर हैं, और सी ए और बी का फ्रेंड है, और ए और बी चाह रहे हैं कि सी उनके बिजनेस में आ जाए, सी उनके फर्म में आ जाए और पार्टनर बन जाए। लेकिन सी बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में आ गया तो कहीं ना कहीं अगर इन फ्यूचर मेरे को नुकसान होगा तो नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूं, नौकरी कर रहा हूं, वही ठीक है। ए और बी इसलिए चाहते हैं कि सी आ जाए क्योंकि सी का मैनेजरिकल स्किल अच्छा है। अगर सी हमारे बिजनेस में आ जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि उसका मैनेजरिकल स्किल अच्छा है, बहुत अच्छे से हमारे बिजनेस को मैनेज कर देगा, और हम जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, ये ए और बी चाह रहे हैं। तो ए और बी सी को ये बोल रहे हैं कि भैया तू आ जा हमारे बिजनेस में, है ना, पार्टनर बन जा, तू लॉस मत बियर करना, प्रॉफिट होगा तो बल्कि तेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, सी आ गया, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तभी वो प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो ए और बी बांटेंगे, सी उसमें से लॉस बियर नहीं करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक, तो यहां पर इसलिए लिखा हुआ है शेयरिंग अ प्रॉफिट। लेकिन आगे चल के देखेंगे, अगर पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एंट्री किए हैं कि भैया प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, तो प्रॉफिट हो तो भी बटेगा, और लॉस हो रहा है तो भी आपस में वो बांटते हैं। 5वां है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। देखिए प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन क्या होता है। मान के चलो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं। ए अगर बिजनेस से कहीं बाहर है, कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया है, ठीक है, टूर पे गया है, तो यहां पर बी और सी
बी और सी उस बिजनेस को संभालेंगे और ए के बिहाफ में बी और सी काम करेंगे। तो ऐसे स्थिति में ए जो है वो प्रिंसिपल कहलाएगा और बी और सी एजेंट कहलाएंगे, मतलब बी और सी एजेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान के चलो बी अगर कहीं घूमने जा रहा है या किसी कारणवश अपने बिजनेस में नहीं आ पा रहा है तो उसके बदले ए और सी मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ए और सी क्या कहलाएंगे? एजेंट कहलाएंगे और बी जो है वो प्रिंसिपल कहलाएगा। इसी प्रकार जितने भी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद आगे है छठवां, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब ये होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के दोनों पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों के दोनों एक हैं, अलग नहीं है। अब इसको समझते हैं। जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है। अगर मान लो इन्होंने कोई एक ग्राहक को ऐसा सामान बेच दिया जो डिफेक्टिव था और इस कस्टमर ने केस कर दिया। ठीक है, किसके ऊपर केस करेगा वो? ये फर्म के ऊपर केस करेगा। ठीक है, अब फर्म के ऊपर केस करेगा और ए बी सी तीनों को जेल में जाना पड़ेगा या तीनों के ऊपर केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि बी और सी बोलेंगे कि ए सामान बेचा है तो ए को ले जाओ, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। या फिर ये नहीं बोलेंगे कि वो तो फर्म किया है, हम नहीं किए हैं। भैया फर्म में कौन कौन है? ए बी सी। तो यहां पर लीगल पॉइंट कानून की नजर में जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर कोई सामान अगर डिफेक्टिव बेच दिया जा रहा है तो इन तीनों के ऊपर वो केस चलेगा, इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होगा। और वही बात करें कंपनी में क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई टाटा का कोई कार खरीदे, ठीक है, कार खरीदे, अब कार कुछ दिन में खराब हो गया है ना, हमको डिफेक्टिव कार मिल गया, तो हम किसके ऊपर केस करेंगे? कंपनी के ऊपर करेंगे कि ओनर के ऊपर करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर कंपनी के ऊपर करेंगे। इसका मतलब कि जो कंपनी होता है और कंपनी का ओनर होता है ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में यहाँ पर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अलग नहीं होता। फर्म और फर्म के पार्टनर दोनों अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का जो मालिक है और कंपनी है दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी होता है। क्लियर? अब 7वां है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे या फिर सब के बदले कोई एक व्यक्ति, एक पार्टनर उस बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद है राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या क्या पार्टनर के अधिकार हैं? तो पहला है भाई पार्टनर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी बिजनेस में चलता रहेगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट। तो जितनी भी अकाउंट बनेंगी उसका वो फोटोकॉपी ले सकता है, उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि भैया कितना माल आया है, कितना माल गया है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारी चीजों को वो देख सकता है, उसका वो अधिकार है। उसके बाद तीसरा है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। तो उसका अधिकार है कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करे। उसके बाद है चौथा राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज हर लोन टू फर्म 6% पर एनम चार्ज। इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभार क्या होता है, फर्म को, ये फर्म है, फर्म को पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की जरूरत है फर्म को, तो वो क्या करेगा? फर्म या तो बैंक से लोन ले ले या फिर अगर किसी पार्टनर के पास पैसा है, किसी पार्टनर के पास पैसा है तो वो पार्टनर क्या करेगा? फर्म को लोन देगा। ठीक है, और लोन के बदले ये फर्म क्या करेगा? तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज हर लोन टू फर्म 6% पर एनम। और ये है चार्ज। चार्ज का मतलब ये है अगर फर्म लॉस में भी होता है, लॉस में भी चलता है तो भी
फर्म को इसका 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पार्टनर का। क्यों? क्योंकि अगर भैया फर्म अगर उस पार्टनर अगर फर्म को लोन नहीं देता तो कहीं ना कहीं फर्म बाहर बैंक से लोन लेती और उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता। इस वजह से ये बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है ये बात? भले उसको लॉस क्यों ना हो। ठीक, आगे है पांचवा, अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनर के पास ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो कोई नए पार्टनर को एंट्री करने ना दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें टोटल 49 पार्टनर हैं, 49 पार्टनर हैं, जिसमें से 48 लोग बोल रहे हैं कि एक और को ला लेते हैं और पूरा का पूरा 50 का परिवार बना लेते हैं, जो मैक्सिमम है पार्टनरशिप फर्म का जो मेंबर का। लेकिन एक बंदा बोल रहा है, 48 बोल रहे हैं ला लेते हैं और एक बोल रहा है नहीं लाते। ठीक है, ये 48 हैं उतने, ये 49 हैं उतने, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये 48 लोग बोल रहे हैं कि एक नया पार्टनर आना चाहिए और एक बोल रहा है कि नहीं आना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा होगा कि सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि सर 48 लोग बोल रहे हैं कि अगर एक नया पार्टनर आना चाहिए तो वो आ जाना चाहिए, है ना। ये मैक्सिमम लोगों का यही रिप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोला गया है कि अगर कोई एक पार्टनर भी अगर मना कर दे रहा है कि नया पार्टनर नहीं आएगा तो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पार्टनर को ये राइट है कि नॉट टू अलाउ एडमिशन टू न्यू पार्टनर, नया पार्टनर को अलाउ नहीं करने का उसके पास राइट है। उसके बाद छठवा है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। मतलब कि प्रॉपर फर्म को नोटिस देकर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये सारे राइट्स हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटन एग्रीमेंट। एक तो होता है एग्रीमेंट, दो टाइप के होते हैं, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलेंगे? जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसी को ही पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अ पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ अ फर्म दैट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पूरा का पूरा टर्म्स और कंडीशन लिखा रहता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है बनाना। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जो कि बिना पार्टनरशिप डीड बनाए काम चला रही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट, क्या क्या उस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, तो यहां पर पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम और एड्रेस लिखा रहेगा और पार्टनर्स का नेम और एड्रेस लिखा रहेगा। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का है, कितना रुपए वो पैसा लगा रहे हैं, कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, कैलेंडर ईयर रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, भैया हमारा पार्टनरशिप कितने साल का है, 2 साल, 5 साल, 10 साल की लाइफ टाइम चलेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर भविष्य में कुछ विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें लिखी रहती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो पार्टनर पैसा लगाए हैं फर्म में उनको इंटरेस्ट के रूप में कितना पैसा मिलेगा। सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो कितना दिया जाएगा। कमीशन, अगर किसी पार्टनर को अगर कमीशन दिया जा रहा है तो वो कितना दिया जाएगा, ये सारी चीजें। चौथा, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, क्या क्या उनके राइट्स हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, ये सारी चीजें यहां पर पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है, देखिए ये होता है पार्टनरशिप का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज को समझते हैं, जैसे कि हम जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे, तो जब सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ते थे तो हम फाइनल अकाउंट बनाते थे जिसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमको यहां पर मिलता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां पर हम लिखते थे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहां पर हमको मिलता था टू नेट प्रॉफिट। और अब होता क्या था, सोल प्रोप्राइटर में इसी नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था और सोल प्रोप्राइटर का पूरा हिसाब किताब निकल जाता था, है ना। बैलेंस शीट टैली मतलब कि उसका हिसाब किताब बराबर। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट जो होता है इसको बांटने के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म, तो एक कहानी से समझिए आप, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब 3 पार्टनर हैं, ये तीनों आपस में बचपन के दोस्त हैं
आपस में ये पढ़ाई वढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि चलो यार एक बिजनेस करते हैं। लेकिन ए जो है वो बड़े परिवार से है, इसके पास पैसा ज्यादा है, और बी और सी के पास कम पैसा है। ए बोल रहा है चलो कोई बात नहीं, मैं 5 लाख रुपए लगाता हूं और तुम लोग 2-2 लाख रुपए लगाओ और मिलकर बढ़िया बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, आपस में इक्वली बांट लेंगे। और तीनों ने बढ़िया अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों बढ़िया अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे। 3 साल, 4 साल, 5 साल बीतते गया और बहुत अच्छे से लोग प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दिए। उसके बाद बात करें ए की, तो ए एक रिच पर्सन था, पहले से ही ये रिच बैकग्राउंड से था, तो कहीं ना कहीं ए बिजनेस में कम ध्यान देता था और इधर उधर ज्यादा घूमता था। और जो बी है, बी वो मैनेजर की तरह काम करता था, बिजनेस को अच्छे से देखता था, सुबह जल्दी आता था, रात को लेट से जाता था, और कितना स्टॉक है, कितना परचेस किए, कितना सेल किए हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय को सैलरी देना है, सारी चीजें A to Z बी देखता था। और बात करें सी की, तो सी भी बहुत मेहनती था और सी ये एक सेल्समैन की तरह काम करता था, अलग अलग सिटी में जाके अपने प्रोडक्ट दिखाता था, ऑर्डर लेकर आता था, इस तरीके से ये भी बहुत मेहनत करता था सी। एक दिन छुट्टी का दिन था, आपस में ए तो बाहर घूमने गया था, बी और सी मिले और बी और सी आपस में वही बात किए कि और कैसे क्या हाल चाल है यार, और ए कहाँ है, तो बोले ए तो यार घूमने गया है। तो बी ये बोलता है यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत अपने बिजनेस में, जो हमारा बिजनेस है उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैनेजर की तरह काम करता हूँ। अगर मैं मैनेजर की तरह काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं तुम मैनेजर तो रखते, तो यार मेरे को कम से कम सैलरी तो चाहिए ही, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। अगर मैं मैनेजर की तरह काम नहीं करता, किसी और मैनेजर को रखते तो उसको सैलरी देते, तो भैया मेरे को भी सैलरी पाने का हक है। बी सही बोल रहा है। बात करें सी की, सी ये बोल रहा है यार तेरे को सैलरी तो मिलना चाहिए, साथ साथ में मेरे को भी कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जगह जगह जाकर प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसका सेल कर रहा हूँ, और अगर मैं नहीं रहता तो कहीं ना कहीं किसी सेल्समैन को रखते और उसको भी कमीशन देते, तो उस प्रकार मेरे को भी कमीशन मिलना चाहिए। इसकी भी बात सही है। और ये दोनों डिसाइड किए कि आपस में कि जब ए आएगा तो आपस में हम सब मिलकर बात करेंगे। अब ए आया, ए को ये बात बताए कि यार बी बोला कि यार मेरे को सैलरी चाहिए, मेरे को खर्चा कम पड़ जाता है, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सी बोल रहा है कि मेरे को कमीशन चाहिए। अब ए बोल रहा है कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में तो मैंने 5 लाख रुपए लगाया था और तुमने 2-2 लाख रुपए लगाया था, तब तो मैंने नहीं बोला। और अगर मान लो मैं अपने पैसे को 3 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में डालता, मैं भी 2 लाख रुपए लगाता और 3 लाख रुपए को बैंक में डालता, तो मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट मिलता, जो भी पैसा लगाया हूं मैं, पैसा बैंक में डालता। तो ये बोल रहा है कि तुमको ये चाहिए तो मेरे को भी क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो यहां पर ये सारी दिक्कतें आने लग गई। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आ गई, सबका बात सही है। ए बोल रहा है मैं ज्यादा पैसा लगाया हूं तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बी बोल रहा है कि भैया मैनेजर की तरह मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी चाहिए। सी बोल रहा है कि मैं सेल्समैन की तरह काम कर रहा हूं तो मेरे को कमीशन भी चाहिए, पार्टनर्स का प्रॉफिट के अलावा ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी दिक्कतें आई, तब जन्म हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो यहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या किया जाता है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो भी हम जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है तो वहां से नेट प्रॉफिट होता है, उसको यहां लिखा जाता है बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर इस वैल्यू को लिखा जाता है। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट, ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट, तो नेट प्रॉफिट जो आता है उसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो यहां पर ए बी सी तीनों को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पैसा बिजनेस में नहीं लगाते, पार्टनरशिप फर्म में नहीं लगाते, अगर बैंक में रखते तो कहीं ना कहीं ब्याज मिलता, तो इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलेगा, और अगर कोई सेल्समैन की तरह काम कर रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये हम पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में बना रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रेडिट साइड वाला इनकम है, और ये सारे के सारे क्या हैं, खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, खर्चा है, सैलरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है,
और इंडिविजुअल पार्टनर्स के बारे में बात करें तो पार्टनर के लिए क्या है, ये उनके लिए इनकम है। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको क्या किया जाता है, आपस में बांट लेते हैं। ठीक, यहां पर एक चीज को समझना, ये पार्टनर्स और फर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी। इसका मतलब ये जो पार्टनर अगर पैसा लगा रहे हैं फर्म में, तो फर्म उसके बदले, ये कैपिटल के बदले क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। क्लियर है ये बात। और वही अगर ये फर्म से पैसा लेते हैं ड्राइंग के रूप में, अपने पर्सनल यूज के खर्चे के लिए अगर पैसा लेते हैं, तो ये पार्टनर को उसका ब्याज चुकाना रहता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है बात। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो पार्टनर्स को दे रहा है। और वही बात करें फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उसके लिए रेवेन्यू है, क्योंकि उनके पास, उसके फर्म के पास पैसा आ रहा है। और वही अगर हम बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू है, उनका इनकम हो रहा है। और वही बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह समझना है कि पार्टनर और फर्म दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन वही बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों एक होते हैं। क्लियर है ये बात। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म बनाता है, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होगा, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी अमाउंट है यहां लिखा जाएगा, और जो भी इनकम आएगा यहां पर लिखेंगे। उसके बाद सारा एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये कौन सा वाला है, तो ये है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो कभी कभार अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट साइड कम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाई ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये है लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये कैसा वाला है, लॉस है। ठीक है, देखिए कुछ चीजें अगर नहीं समझ आ रही होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आनी लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट चीज को समझिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, या पार्टनरशिप डीड बनाया गया है, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें, तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं दिया है तो इक्वल ही बांटेंगे पार्टनर को, और सैलरी के बारे में नहीं दिया है तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये नहीं दिया जाएगा अगर डीड में नहीं लिखा है तो। और बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर कोई पार्टनर है वो फर्म को अगर लोन देता है और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो भी फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है ये बात। ये पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को। वही अगर बात करें फर्म अगर पार्टनर को दे रहा है, फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रहा है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये पार्टनर वापस जितना पैसा था उतना ही लौटाएगा, उसका इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। क्लियर है ये बात। तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर फर्म को लोन देगा तो। और वही बात करें नो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, अगर फर्म ले रहा है लोन, फर्म अगर दे रहा है, कोई पार्टनर अगर फर्म से लोन ले रहा है तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो इतनी सारी बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।